So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं आज स्टैंडर्ड 11 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आगे का पार्ट. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड सीन विलियम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फाइंड करना, पोजीशन और मोमेंटम वो फाइंड करना थोड़ा दिक्कत वाला पार्ट है. साइमल्टेनियसली दोनों फाइंड नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में घूम रहा है, वो भी हमने देख लिया, राइट. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स. चलिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स. ओके, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी, इज दैट क्लियर? ओके ओके, सो इज ओके, यू कैन सी दैट, राइट. आई वाज कंफ्यूज्ड. दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, तो थोड़ा इसे ऊपर लिख भी सकते हैं हम लोग. ओके, चलिए. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स. तो व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे कि अब हमने ऑलरेडी देख लिया है बोस एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है. रुदरफोर्ड ने भी यही बोला था, उसके ड्रॉबैक की वजह से निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सेप्ट हुआ था. उसमें भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. लेकिन फिर हमने देखा कि ये चीज गलत, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, ये गलत साबित हो गया. तो अब नया जो मॉडल प्रपोज हुआ उसका नेम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. अच्छा, इसके लिए एक नई ब्रांच पूरी डेवलप हुई थी, दैट वाज क्वांटम मैकेनिक्स. और उस ब्रांच को डेवलप करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक था विलियम हाइजेनबर्ग और दूसरा था एर्विन श्रोडिंगर साइंटिस्ट. चलिए, एर्विन श्रोडिंगर ने एक बहुत ही बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन वेव का कॉन्सेप्ट दिया. हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड करना प्रॉब्लम है. डी ब्रोगली ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है. तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे, इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी पोजीशन पे मूव होता जाएगा, किस जगह पे इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लोकेशन क्या है, कहां रहता है, कहां घूमता है, वो हमें फाइंड करना है. तो एर्विन श्रोडिंगर करके एक साइंटिस्ट था, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एर्विन श्रोडिंगर. एर्विन श्रोडिंगर, उसने इलेक्ट्रॉन का एक वेव इक्वेशन दिया था. अच्छा, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन देना एक बहुत ही बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है. उसका रीजन है, लाइट का वेव इक्वेशन हमें पता चल गया, वेव का साउंड का वेव इक्वेशन वो भी फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा या फिर आया होगा, नहीं आया होगा तो हायर स्टडीज में. इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो उसका वेव इक्वेशन देना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसके लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं. तो एर्विन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन दिया था. अच्छा, वेव इक्वेशन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, पढ़ना नहीं. तो कुछ इस तरह से दिया था, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच इनटू ब्रैकेट ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा पार्ट है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. अच्छा, ये कैसे आया, किस तरह से डिराइव आया, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, हमें वो नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ ये इक्वेशन है. अच्छा, ये इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है. एक बार नीट में क्वेश्चन इसका आया है, सिर्फ एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, एक बार नीट में आ चुका है, तो सिर्फ इसको आप याद रखो. अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, जैसे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो आप फिजिक्स और मैथ्स में सीखोगे, डेरिवेशन. इसे डबल डेरिवेशन भी बोला जाता है. ठीक है, क्लियर. यहां पे एक्स वाई और जेड दे आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड दे आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, E is your energy of whole electron system. E is energy of system, पूरे एटम की जो सिस्टम होती है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी है, तो एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम. और यहां पे जो V है दैट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है,
अच्छा, एक और मैंने यहां पे सिंबल दिया है, एक और सिंबल दिया है, साई। इसे बोलते हैं साई, इसका नेम साई है, लेकिन एक्चुअली ये है वेव फंक्शन। अच्छा, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने मैथ्स में करीबन मैथ्स में ये पढ़ा ही होगा। ये क्या है, ये क्या है? तो आपको पता है ये है थीटा, है ना, थीटा, ये थीटा है। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे ये क्या है? साइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इट्स अ टाइप ऑफ वेव फंक्शन। अब मैं ऐसे बोलूं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट है ना। तो इसका भी मीनिंग क्या है? तो ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या है? नो डेफिनेशन। इनकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहां पे एंगल, जैसे वैसे यहां पे ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज थीटा जैसे ही साई है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। बेटे ये याद रखना, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। ये सिर्फ एक वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। स्टडी आगे बढ़ेगा तब मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसी साई का अगर मैं मॉड्यूलस में स्क्वायर करूंगा तो अब इसका फिजिकल मीनिंग है, इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। अब ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, प्रोबेबिलिटी। क्यों प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, उसका रीजन है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूम रहा है, वो भी हमें पता है। लेकिन वो किस तरह से घूम रहा है वेव के फॉर्म में? ये इस तरह से घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है वी डोंट नो। ये तो जस्ट मैं एजम्पशन देके दे रहा हूं। ऐसे घूम रहा है या फिर ये घूमते घूमते कुछ इस तरह से होगा, किस तरह से, ये कैसे घूम कैसे रहा है वेव फॉर्म में वी डोंट नो, वी डोंट नो। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग कहां पे होगा वी डोंट नो। इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वो यूज करते हैं। ठीक है, साइज पर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रोडिंजर्स इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, ये इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन है। इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है, उसका एक वेव इक्वेशन उसने दे दिया। अब उसने ये बोला कि इसे सॉल्व करना हो तो हायर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, और वो हायर मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही हाई, यानी हमारे 11th 12th में तो आता ही नहीं, शायद कॉलेज में भी इतना हाई मैथमेटिक्स नहीं आएगा। हाई लेवल पे शायद आप बहुत हाई स्टडीज करोगे तब जाके हायर मैथमेटिक्स आएगा, उसका यूज यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये तो मीनिंगलेस है, हमें तो ये सिर्फ इक्वेशन याद रखना है, इसका सोल्यूशन बनाना ही नहीं है। हायर मैथमेटिक्स है, इसका सोल्यूशन बनाना ही नहीं है। बच्चा समझ में आ रहा है? हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं बनाएंगे बिकॉज इसके लिए हायर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन सिर्फ याद रखो। लेकिन हाँ, इस इक्वेशन पर से स्टूडेंट ने ये बोला कि जब मैं इस इक्वेशन को पूरा हायर मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व करूंगा तब मुझे यहां पे 3 वेरिएबल्स मिलेंगे। I'll get 3 variables. I'll get 3 variables r, theta, phi। फिलहाल ये क्या है हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने बताया ये क्या है, हायर मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, वेल दैट्स नॉट आवर कंसर्न। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, r, theta, phi। ये 3 वेरिएबल्स हमें मिलेंगे। 3 वेरिएबल्स, we'll get the 3 वेरिएबल्स। अच्छा, उसने एरविन श्रोडिंगर ने ये जो 3 वेरिएबल फाइंड किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब जो एरविन श्रोडिंगर ने 3 वेरिएबल्स फाइंड किया था, वो 3 वेरिएबल्स कैसे फाइंड किया था? तो न्यूक्लियस एटम जो है उसमें न्यूक्लियस लेके उसको 3 डायमेंशन मॉडल में कन्वर्ट करके फाइंड किया था। यहां पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। अगर हम लोग ऐसा बोले कि टिल निल्स बोर एटॉमिक मॉडल इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम इज 2 डायमेंशन, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि निल्स बोर ने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ यानी सर्कल, सर्कल 2 डायमेंशन होता है। यानी अभी तक हमारे पास कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो 2 डायमेंशन है। लेकिन जब एरविन श्रोडिंगर ने अपना इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दिया तब ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। आई एम नॉट सेइंग एरविन श्रोडिंगर ने, लेकिन तब कॉन्सेप्ट अराइज होने लगा कि एटम जो है वो 3 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है। उसने हाइड्रोजन एटम के 3 डायमेंशन मॉडल का यूज करके पूरा सॉल्व किया, उसको 3 वेरिएबल मिले, और 3 वेरिएबल जब उसने कंपेयर किए तो ही फाउंड दैट दीज 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ये 3 वेरिएबल
तीन क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीन क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर ने फाइंड नहीं किए थे, ये थ्री क्वांटम नंबर्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने फाइंड किए थे। डिफरेंट साइंटिस्ट डिटरमाइन दिस थ्री क्वांटम नंबर्स। किसने फाइंड किए थे वी आर नॉट सेइंग राइट नाउ, लेकिन थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये थ्री क्वांटम नंबर्स दिए थे, थ्री क्वांटम नंबर्स। और ये थ्री वेरिएबल्स जो मिले, साई का पूरा सोल्यूशन बना के जो तीन वेरिएबल मिले, ये तीन वेरिएबल ये थ्री क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थ्री क्वांटम नंबर्स कौन कौन से क्वांटम नंबर्स है, ये क्वांटम नंबर्स होते क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग वो स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये सारी टर्म्स क्या इंडिकेट कर रही है मैंने आपको बता दिया। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज स्क्वायर करके करूंगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहां पे होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो मिलेगी नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे तीन वेरिएबल मिलेंगे, ये तीन वेरिएबल ये थ्री क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स का स्टडी। थ्री क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से तीन क्वांटम नंबर्स है, लेट्स स्टार्ट। ये थ्री क्वांटम नंबर्स कौन कौन से है। ये बहुत आपको लगता है बच्चों की डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ इमेजिनेशन। अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो इमेजिनेशन पार्ट, हमें सोचना ज्यादा है, इमेजिन करना है कि हाँ इस तरह से यहां पे ये वो ऐसे, वी नीड टू इमेजिन। अब हमें इमेजिनेशन पार्ट पे जाना है। तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है, व्हाट आर दिस क्वांटम नंबर्स, डिफाइन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, these are the set of numbers that describes or you can say gives information that describes or gives information about electrons around the nucleus। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो थ्री इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है बच्चों, ओके, फाइनली ये चीज। अच्छा, विच आर दोस थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। नंबर वन, इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन। ठीक है, चलिए इसको बाद में एक्सप्लेन, पहले नाम देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। नंबर टू, एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर, एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, इसे हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नंबर थ्री, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एक और क्वांटम नंबर है वो बाद में, लेकिन फिलहाल थ्री वेरिएबल्स। ये तीनों क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब नहीं किए थे, लेकिन उसने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहली बेस थ्योरी कौन सी थी, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बेस थ्योरी कौन सी थी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी थी, डी ब्रोगलीस इक्वेशन। थर्ड वन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ऐसे ही सारी थियरी क्वांटम मैकेनिक्स में प्लेस करते गए और पूरा बंच क्वांटम मैकेनिक्स का रेडी हो गया। उसमें ये तीन क्वांटम नंबर्स मिले। श्रोडिंगर ने ये बोला कि ये जो थ्री वेरिएबल्स है ये थ्री क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों को भी क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच में उठा के डाल दिया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में ये तीन चीजें भी आएगी। ये थ्री क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये ये क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे, ये इंफॉर्मेशन देंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ये थ्री क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो दिस आर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। सारा लिंक हो रहा है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही है, लिंक हो रहा है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि इसको किस तरह से हम लोग समझेंगे। सिर्फ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। इमेजिनेशन स्ट्रांग चाहिए बच्चों, इमेजिनेशन स्ट्रांग चाहिए। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? नंबर वन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? स्मॉल n।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले ये शेल रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा? शेल। शेल यानी क्या? शेल यानी ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, शेल एक रीजन है। अच्छा, स्टार्टिंग में निल्स बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है वो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चला गया, यानी अब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं है। तो अब क्या है? शेल। शेल यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं निल्स बोर ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। उसने क्या बोला था? ध्यान से देखो, उसने जो बोला था वो कुछ हद तक सही है। क्या बोला था उसने? न्यूक्लियस है पहली चीज। अच्छा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये थर्ड सर्कुलर पाथ है मान लीजिए, और ये फोर्थ सर्कुलर पाथ है। इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब कहीं ना कहीं ये चीज जो निल्स बोर ने बोली थी वो सही है। क्यों सही है वो समझो। उसने ये बोला था कि एवरी सर्कुलर ऑर्बिट हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी, और वो एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसकी एनर्जी फाइंड करनी हो तो माइनस RH इंटू ब्रैकेट इंटू Z² अपॉन n²। इससे हम लोग किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए वो एनर्जी लेवल है, इसलिए वो एनर्जी लेवल। अब n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 है सेकंड, n इक्वल टू 3 है थर्ड, n इक्वल टू 4 है फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, और उसको नाम दे दिया k एलिमेंट। अब कहीं ना कहीं एक चीज राइट है, श्रोडिंगर ने भी बताया कि हाँ ये एनर्जी शेल्स होते हैं, यानी एवरी ऑर्बिट, एवरी शेल, एवरी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एवरी ऑर्बिट इट हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी बट इट्स नॉट एन ऑर्बिट। उसने बोला कि निल्स बोर ने जो बोला कि एवरी ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो राइट है, लेकिन वो ऑर्बिट नहीं है। वो क्या है? तो उसे नाम दे दिया एनर्जी लेवल और शेल, यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 को k शेल नाम दे दिया, इसे L शेल नाम दे दिया, इसे M शेल नाम दे दिया, इसे N शेल नाम दे दिया। ये शेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज याद रखना, ये शेल रिप्रेजेंट। अच्छा, शेल क्या है? शेल ये क्या है? तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, कहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, साइज। समझो बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये शेल की साइज रिप्रेजेंट करेगा। शेल की साइज यानी इलेक्ट्रॉन किस हद तक जा सकता है। मान लीजिए कि मैं ये बोल दूं कि न्यूक्लियस है और ये जो है आपका शेल है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम घूमेगा, इतना डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, 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 सम पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ये है, इसके अंदर मैक्सिमम होगा, इसके अंदर मैक्सिमम हो गया, तो ये साइज हो गया। यानी शेल क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइज। इलेक्ट्रॉन किस लिमिट तक जाएगा वो साइज, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ शेल, किस हद तक वो जाएगा, दैट साइज it is represented by principal quantum number। ठीक है बच्चों, it is represented by principal quantum number, size of shell। ठीक है, एक और चीज, it also represent the, up to some extent it also represent the energy of shell। शेल की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है, it also represents the energy of shell। अच्छा, एक चीज निल्स बोर ने बोली थी वो यहां पे भी करेक्ट हो रही है, कौन सी? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल की एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी के शेल की एनर्जी L से कम है, L की M से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। द एनर्जी ऑफ शेल विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इट आल्सो इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहली चीज है। So principal quantum number represents the size of shell। साइज यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वो डिस्टेंस पे ही घूमेगा, इसका मतलब ये है कि वो लिमिट है, वो वहां तक जाएगा, उस बाउंड्री के बाहर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वो जीरो हो जाएगी उसके बाद जाएगा नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, उसके अंदर ही ज्यादा मिलेगा। शेल, वो शेल रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है, वो शेल रिप्रेजेंट करेगा शेल। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? इट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l। इसे हम लोग
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलिए, इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ शेल्स और सबशेल्स। ये सबशेल्स की इंफॉर्मेशन देगा, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल्स। सबशेल्स, शेल्स नहीं, सबशेल्स, या फिर शेप ऑफ शेल्स, सबशेल्स, शेप ऑफ सबशेल्स, सॉरी। अब ध्यान से समझो, मैंने ये बोला कि न्यूक्लियस है, मान लीजिए इतने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब ही नहीं इन्हें सर्किल पाथ है, इसके अंदर होगा, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कौन से शेप में मूव करेगा, इन विच शेप, इलेक्ट्रॉन उस लिमिट के अंदर कौन सा शेप बनाएगा। क्यूब जैसे अलग अलग शेप होते हैं ना, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल तो सॉरी रेक्टेंगल ट्रायंगल तो 2 डायमेंशन, क्यूबॉइड होता है, टेट्रागोनल होता है, रोम्बिक स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही कुछ 3 डायमेंशन शेप यहां पे बनता होगा, ऐसा ही कुछ 3 डायमेंशन शेप, यानी शेल के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेप में घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेप में मोमेंटम घूम रहा होगा, वह फिर रहा होगा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेप में। तो ये वो शेप डिटरमाइन करेगा, ये वो शेप डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वो शेप रिप्रेजेंट करेगा। तो m की वैल्यू और l की वैल्यू, m की वैल्यू कौन सी होती है, 1 यानी k शेल, 2 यानी 3 यानी 4 यानी 11, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। ठीक है, अब k शेल जो होता है उसमें l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3, ये होती एक कम, n से एक कम, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n l वैल्यू इज लेस देन 1, यानी n की वैल्यू l से ग्रेटर होगी, n की वैल्यू ऑलवेज l से ग्रेटर होनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है, तो उसमें ये रिलेशन होना चाहिए, n की वैल्यू l से ग्रेटर होती है। अब L0 यानी कौन सा शेप प्रेजेंट करेगा, S, तो इसे बोलते हैं S सबशेल, क्योंकि इसका शेप कुछ डिफरेंट होता है, कौन सा होता है बाद में बताता हूं। 1 होता है, L की वैल्यू अगर 1 है तो वो P सबशेल, L की वैल्यू 2 है तो वो D सबशेल, L की वैल्यू 3 है तो वो F सबशेल होता है। अब ये जो सबशेल है, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, तो ये सबशेल का शेप कौन सा होता है, ये होता है स्फेरिकल शेप, यानी इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा तो घूमने के बाद जो रीजन का शेप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा तो घूमने के बाद जो रीजन का शेप मिलेगा वो स्फेरिकल मिलेगा, स्फेरिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन का ये जो ऑर्बिटल है, शेल्स है, सॉरी सबशेल है, उसका स्फेरिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से यहां पे घूमेगा। अब किस तरह से घूम के स्फेरिकल बना रहा है वो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, हमें जो भी एक्सपेरिमेंटली चीजें मिली है उसको हमने थियोरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंटली चीजें मिलती है उसको हम थियोरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूम रहा है वो हमें पता है, लेकिन वो वेव के फॉर्म में घूम के कैसे स्फेरिकल बना रहा है वो नहीं पता, वो हमने सिर्फ इमेजिन किया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं और इसका शेप स्फेरिकल मिला है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होना चाहिए। ये और कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है कि वो ऐसे ही क्यों घूम रहा है, किस तरह से, वो भी डोंट नो एट ऑल, आज की डेट में भी वो पता नहीं है, टिल डेट हमें पता नहीं है वो इलेक्ट्रॉन घूम के कैसे एस स्फेरिकल बना रहा है, वी डोंट नो। लेकिन जब घूमेगा और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसका शेप मुझे स्फेरिकल मिलेगा। ऐसे ही पी का जो शेप होता है वो डम्बेल शेप होता है, डम्बेल शेप यानी ये ऐसा होता है, यानी ये लाइन न्यूक्लियस की है, न्यूक्लियस में से जो एक्सेस पास हो रही है, राइट, ये आपकी लाइन है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, तो पी का शेप ऐसा होगा, पी का शेप ऐसा होगा, पी का, यानी ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस शेप में घूमता है, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे क्या किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन ये ऐसा, वी डोंट नो, हमें ये पता ही नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके शेप फाइंड किया तो वो शेप इस तरह का मिला, यानी इस सबशेल का शेप होता है डम्बेल शेप। अगेन आई रिपीट, ये इमेजिन करो, डम्बेल यानी हम लोग उठाते ना वेट लिफ्टिंग, इमेजिन करो कि डम्बेल यानी कुछ मुझे ये रीजन दिखेगा, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं पे होंगे,
इस शेप में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। किस तरह से घूम रहे वी डोंट नो। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, नहीं, वो किस तरह से घूम रहा है पता है नहीं, लेकिन वो डंबल शेप बना रहा है। ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई चीजें, ठीक है। जो डी है वो डबल डंबल शेप बनाता है, डबल डंबल यानी ऐसे, ये डबल डंबल शेप बनाता है। डी दो डंबल शेप बनाता है, यानी अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, ये ऐसे घूमा, यहां पे घूमा, इस साइड घूमा, इस साइड घूमा, वापस, नो वी डोंट नो, वो पता ही नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की और फिर उसको पूरा रिप्रेजेंट किया शेप के फॉर्म में, तो ये शेप ऐसा मिला। वी एक्चुअली रिलेटेड द एक्सपेरिमेंटल थिंग, पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो गया, और वो जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो गया उसको फिर मैंने थियोरेटिकल में कन्वर्ट किया। हाँ, एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिल रहा है, यानी ये इस तरह से शेप होगा। तो वो शेप सबशेल का है, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन का शेप नहीं है, वो उसके सबशेल का है। यानी सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम रहा है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, कुछ इस तरह से। और एफ जो है ये इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है, कुछ 8-4 जैसे शेप मिलते हैं, तो इसको हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। सेल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन किस लिमिट तक जाएगा। सबसेल्स क्या है, उस लिमिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब शेप कौन सा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उसका शेप कौन सा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं, उस सबशेल्स का शेप कौन सा मिलेगा। यानी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कई तरह से घूम रहे हैं और अलग अलग शेप मिल रहे हैं, वो डिफरेंट शेप मिल रहे हैं, तो ये शेप है, इस तरह से आपको मिलता है ये शेप से। यानी यहां पे जो L है वो होता है 0 to n-1, यानी L की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी लेकिन n-1 से लेस होगी। ये चीज याद रखना, L की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है लेकिन n से लेस होती है, n-1 उससे लेस होती है, n से लेस होती है, उससे एक कम, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना, ये चीज है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वांटम नंबर, आखिरी थर्ड लो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, लेट्स सी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब ये जो सबशेल है वो कौन से कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट पे, जेड कोऑर्डिनेट पे, यानी वो एग्जैक्ट अब पोजीशन दिखाएगा। वो सबशेल्स की एग्जैक्ट, सबशेल्स इलेक्ट्रॉन की नहीं, सबशेल्स की, देखो ध्यान से, मेरे वर्ड को पकड़ो, कैचअप करो वर्ड को, इलेक्ट्रॉन की नहीं, सबशेल्स की पोजीशंस दिखाएगा, है ना। अब ये 3 डायमेंशंस है, तो अगर मान लीजिए पी सबशेल्स है तो ये पी सबशेल ऐसे हो सकता है, मान लीजिए सपोज, आई डोंट नो, वो तो ये थियरी में स्टडी करेंगे, इसका ये सबशेल हो सकता है, इसका, तो ये जो सबशेल्स है वो कौन से कोऑर्डिनेट में अवेलेबल होंगे, वो इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन। और कौन से कोऑर्डिनेट में अवेलेबल होंगे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी पोजीशन, उस सबशेल की पोजीशंस कौन सी है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, उस सबशेल्स की ओरिएंटेशन। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन देगा उस सबशेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, उस सबशेल्स में यानी पी सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, एस सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कहां पे रहते हो, सी वेयर आई डू स्टे, मैं गुजरात स्टेट में रहता हूं, शैल हो गया ठीक है। अब गुजरात स्टेट के अंदर कहां रहते हो, मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट, इसके पास एक नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रहता हूं, वो सबशेल हो गया। अब एग्जैक्ट पोजीशंस आती है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कहां पे रहते हो, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में मैं ये प्लेस पे रहता हूं, तो वो हो गया पोजीशन, है ना। सबशेल्स उसके अंदर, सॉरी शेल्स उसके अंदर सबशेल्स, उस सबशेल्स में पोजीशंस, सबशेल्स की पोजीशंस कहां पे, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स, वो ओरिएंटेशन, सबशेल्स की ओरिएंटेशंस की इंफॉर्मेशन देंगे, या यू कैन से कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्लियर, ये चीज याद रखना, ओके। चलिए, तो अब जाते हैं कैसे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और कैसे पता चलता है
कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और कैसे पता चलता है, जैसे p सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स है, किस तरह से पता, लेट्स से इसकी फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। अब इसके अंदर अगर l 0 है यानी s सबशेल है, l 0 यानी s सबशेल होता है, तब m होगा 1, यानी 0 यानी s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है, s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है। अगर l इक्वल टू 1 है तो 1 डाल दो, 2 1 2 प्लस 1 3, यानी m इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 है, यहां पे 3 है। l इक्वल टू 2 है, यानी m की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, कितने होंगे, सॉरी 5 होंगे, यहां पे डाल दो। l की वैल्यू 3 है, मान लीजिए 3, 2 3 6 प्लस 1 यानी m 7, यानी इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी s में एक ही ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल है, f में 7 ऑर्बिटल है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ओरिएंटेशंस में अवेलेबल होगा। देखो अगर ये 1 है तो ये कौन सा होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, जो l की वैल्यू है, जो l की वैल्यू है, वो l की वैल्यू वो माइनस l 2 प्लस l के बीच में होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू माइनस l 2 प्लस l। जैसे ये 0 है तो माइनस 0 टू प्लस 0, तो माइनस 0 तो कोई रेंज हुई नहीं, यानी इसमें एक ही ऑर्बिटल है और वो है 0 ऑर्बिटल। इसमें 3 है, किस तरह से, तो l की वैल्यू 1 है, माइनस 1 2 प्लस 1, माइनस 1 2 प्लस 1, माइनस 1 2 प्लस 1, तो सारे इंटीजर्स डाल दो, सारे इंटीजर्स माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। ये 5 है तो इसमें माइनस 5 2 प्लस 5, सारे इंटीजर्स डाल दो, माइनस 5 सॉरी माइनस 2 है सेकंड, सॉरी सेकंड ऑर्बिटल है, l इक्वल टू 2 है, राइट, 2 माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 5 ऑर्बिटल हो गए, है ना। ये एक ही ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है 1 2 3, ये 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा इसमें कितने ऑर्बिटल है, 7, कौन कौन से है, तो 3 है ना, तो माइनस 3 से प्लस 3 सारे इंटीजर, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इसके 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल्स होंगे इसके साथ। यानी फर्स्ट शेल में n इक्वल टू 1, इसमें एक ही शेल है, सबशेल्स एक ही सबशेल है 0, और उस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है 0, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले इसकी इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर दो, उसके बाद मैं ये पूरी चीज आपको समराइज करके दिखाता हूं। जस्ट नोट डाउन इट, स्क्रीनशॉट लेके पूरा राइटिंग कर दो, चलिए क्विक, ओके फाइन। चलिए अब इसका हम लोग, मैं आपको अब अच्छे से बताता हूं कि क्या चीज है, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए। अब ये क्या चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो। अब जैसे मैंने बोला अगर n इक्वल टू 1 होता है, एक मार्कर कहां गया, समवेयर लॉस्ट, अच्छा पॉकेट में, ओके फाइन। अगर n इक्वल टू 1 है तो इट्स लॉस्ट समवेयर इट, चलिए कोई बात नहीं, n इक्वल टू 1 है, ओके, तो n की वैल्यू l से ग्रेटर होगी, यानी l की वैल्यू छोटी होगी, और वो छोटी 0 लेस देन l लेस देन, राइट, 0 लेस देन, यानी 0 लेस देन l लेस देन n की वैल्यू 1, तो 0 और 1 के बीच में तो 0 ही आएगा, वो तो 0 ही होगा, राइट। l इक्वल टू 0 होता है, और उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है। n इक्वल टू 2 है, 2 है, तो l कौन सा होगा, तो 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, है ना, तो 0 और 1, उसकी वैल्यू लेस देन 2 होगी, लेकिन 0 से ग्रेटर, है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू आएगा, सॉरी आई एम सॉरी यहां पे मैं मिस्टेक कर दी, ये इक्वल टू 0 इक्वल, यानी 0 तो होगा लेकिन 2 से लेस होगा, अच्छा 2 से लेस 1 होता है, यानी 0 1, यानी n इक्वल टू 2 है, उसमें l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 होगी। अगर n इक्वल टू 3 है तो 0 तो होगा
लेकिन लेस देन 3 2 होता है और 2 से पहले 1 भी आता है, यानी L की वैल्यू कौन सी होगी? L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2। अगर n इक्वल टू 4 है तो L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, n इक्वल टू 1, 1 यानी एक ही होगा, L इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, 2 यानी दो होंगे, L 0 1, n इक्वल टू 3, 3 यानी 3, 0 1 2, n इक्वल टू 4, 4 यानी 0 1 2 3, है ना? जितने ऑर्बिटल यानी नंबर ऑफ, यहां पे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ शेल, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सबशेल। नंबर ऑफ शेल, ये नंबर ऑफ सबशेल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक है तो एक ही सबशेल 0, 2 है तो 2 सबशेल है 0 1, 3 है तो 3 सबशेल है 0 1 2, 4 है तो 4 सबशेल है 0 1 2 3, है ना? अच्छा, अगर 0 सबशेल है तो वो एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, और 0 सबशेल कौन सा होता है? S, इसलिए उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1s से। ठीक है? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 0, वापस 0 है, 0 तो ऐसे ही होता है और s में सिर्फ एक ही सबशेल होता है। चलिए, s में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा और वो होगा 2s। अब n इक्वल टू 1 है, 1 यानी कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो p ऑर्बिटल। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। वो ऑर्बिटल कौन कौन से है? कौन से? मैं अभी फिलहाल आपको नाम दे देता हूं। 2p ऑर्बिटल, पहले तो ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2 और 1, 2 और 1 मिला के 2p ऑर्बिटल होता है। सेकंड का p सबशेल, सेकंड का p सबशेल, उसमें 3 है, कौन कौन से? 2px, 2py, 2pz। एक रिलेशन डेवलप करके दिखाऊंगा आखिर में, ध्यान से देखना, एक रिलेशन डेवलप करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए वापस 0 यानी कौन सा शेल होगा? s सबशेल। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल। वो कौन सा होगा? 3s, क्योंकि थर्ड का s सबशेल है, ये थर्ड का p सबशेल है, थर्ड का p सबशेल यानी 3p सबशेल या 3p ऑर्बिटल है, उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल है, -1 0 +1, p में 3 ऑर्बिटल है, तो वो कौन कौन से होंगे? 3px, 3py और 3pz। देखो मैं आपको बढ़िया सा रिलेशन लास्ट में दिखाने वाला हूं। L इक्वल टू 2 होता है d सबशेल। अच्छा, थर्ड का d सबशेल यानी ये 3d सबशेल होगा, ये हो जाएगा 3d सबशेल। ठीक है, इसको कहीं पे नोट डाउन करना हो तो कल लगाए मेरे जिंदगी। चलिए, अब इसमें टोटल d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? L इक्वल टू 2d सबशेल, उसमें कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। ओके, वो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखना, 5 ऑर्बिटल वो होते हैं 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx2 y2 और 3dz2। ये होता है। मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आएगा। अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं कि ये किस तरह से मैंने लिखा, क्यों xy लिखा, क्यों yz लिखा, क्यों z लिखा। अभी सिर्फ याद रखो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्पिन क्वांटम नंबर होगा, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये चीज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 0, 0 यानी s, यानी ये फोर्थ का s सबशेल है, यानी 4s, इसका एक ही ऑर्बिटल है। ये 4p है, 4p में 3 ऑर्बिटल, 4px, 4py, 4pz। ये 4 का L इक्वल टू 2 यानी d सबशेल है, 4 का d सबशेल यानी 4d, L इक्वल टू 2 यानी d, तो ये हो जाता है 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dz2 और 4dx2 y2। और ये जो L इक्वल टू 3 है, कौन सा शेल है? F, उसमें कितने? 7, लेकिन अभी तक वो 8 फोल्ड है, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किए है, इसलिए हम बोलते हैं इसे सिर्फ 4f, 4 का f सबशेल यानी 4f सबशेल, इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक बढ़िया सा रिलेशन देने वाला हूं, ध्यान से देखना ये पूरी चीज। अब n इक्वल टू 1 में एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल हो गए? काउंट करो कितने ऑर्बिटल हुए? 1 2 3 4, यानी 4 ऑर्बिटल हुए। n इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 ऑर्बिटल्स हुए। n इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 7 यानी 16, यानी इसमें 16 ऑर्बिटल्स हुए। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है वो देखो, ये 1 है, उसमें ऑर्बिटल 1 है,
ये 2 है उसमें ऑर्बिटल 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, ये 3 है उसमें ऑर्बिटल 9 यानी 3 का स्क्वायर 9, ये 4 है उसमें ऑर्बिटल 16 यानी 4 स्क्वायर 16, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल है तो उसमें 1, अगर सेकंड ऑर्बिटल है 2 स्क्वायर 4, अगर थर्ड ऑर्बिटल है 3 स्क्वायर 9, अगर फोर्थ ऑर्बिटल है 4 स्क्वायर 16। सिंपल हो गया है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वांटम नंबर्स देखे। प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है शेल एनर्जी लेवल, ठीक है, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी साइज, इलेक्ट्रॉन किस हद तक जाएगा वो साइज, बाउंड्री कौन से बाउंड्री तक जाएगा वो साइज और एनर्जी। सेकंड एजिमुथल जिसमें से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें एक और फॉर्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अभी दे देता हूं नो प्रॉब्लम। इसमें एक जेई नीट के लिए अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है स्क्वायर रूट L इंटू ब्रैकेट L प्लस 1 H अपॉन 2 इस फॉर्मूला से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेल, किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी सब शेल का, सॉरी, ठीक है। तो शेप इंडिकेट करेगा, शेप कौन कौन से है, SPDF, ठीक है। चलिए फिर शेप, अब उसके बाद मैग्नेटिक कांटेक्ट नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन, यानी वो सबशेल एग्जैक्टली कहां पे लोकेट हुआ है वो लोकेट, और उसमें से पता चलेगा कि हर एक सबशेल में वापस कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी शेल में सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और ये उसका पूरा समराइज फॉर्म, ये तीनों का मिला के समराइज फॉर्म ये चीज है, क्लियर। अच्छा, हर एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n स्क्वायर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है बच्चों। एक और है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे वीडियो लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम।